नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आप लोगों को आज बधाई भी देना चाहता हूं क्योंकि एमजी अध्ययन पॉइंट पर हमारे 100 वीडियोज पूरे हो चुके हैं। ये जो वीडियोज की जो श्रृंखला आप लोगों के लिए शुरू की गई थी, इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य हमेशा यही रहा था कि आप लोगों के समक्ष आसान भाषा में और कंटेंट को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि आपकी समझ विकसित हो सके और उसका फ़ायदा आप एग्ज़ाम में उठा सके। इसी श्रृंखला में आज हम राइट टू इन्फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं, यानी कि आरटीआई। सामान्य भाषा में बात करें तो आरटीआई को बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि आरटीआई क्या होती है, क्यों ज़रूरी है। और ये अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पेपर चल रहा है, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पीपीआई, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही यूपीएससी के लिए, यूजीसी नेट के लिए और किसी भी स्टेट पीसीएस और स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उन सब के लिए ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आनंद के साथ आप इस वीडियो का चाव लेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे एक्ट को लाने के पीछे सरकार के उद्देश्य क्या थे। क्या सरकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से ये तय करना चाहती थी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निभाए। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 1950 से जब भारत में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, भारत का संविधान 1950 में बना, तो भारत के समक्ष कई सारी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों के बीच एडमिनिस्ट्रेशन को नागरिकों के समर्थक बनाना, यानी पीपल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए सरकारें प्रयासरत थी, वह काम कर रही थी। और उसी क्रम में सरकारें बीच बीच में ये भी तय करने का प्रयास कर रही थी कि ऐसी कौन से अधिकार लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए जिसके माध्यम से लोग और सशक्त रूप से अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक हो सके। तो आज हम आरटीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये एक स्लाइड आप लोगों को दिख रही होगी गुड गवर्नेंस की। इसको गुड गवर्नेंस, सामान्य भाषा में इसको हिंदी में हम बोलते हैं अच्छा शासन। आपके अनुसार अच्छा शासन क्या है? आपने मान लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो मोदी जी आपके लिए ऐसा क्या काम करे, या मोदी जी सरकार, मोदी गवर्नमेंट आपके लिए ऐसा क्या काम करे जिसको आप अच्छा शासन मानोगे, गुड गवर्नेंस मानोगे? आप कहोगे कि पॉलिसीज जो हो वह जनता के हितों में हो, आप कहोगे कि सरकार का सारा तंत्र हो, उसके अंदर लोगों की सहभागिता हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, आप कहोगे कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, जिम्मेदारी हो, उत्तरदायित्व हो कि लोग आ रहे हैं तो उनको तुरंत सुने, उनकी समस्याओं को देखें। क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी रूरल एरिया के अंदर आईएएस और आईपीएस अधिकारी से मिलने के लिए एक ग्रामीण व्यक्ति को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक आईपीएस अधिकारी को, हमारे डिस्ट्रिक्ट के आईपीएस अधिकारी को कॉल किया, तो मैंने उनसे कुछ बात करना था, तो उन्होंने मुझे कहा मेरे पास समय नहीं है। यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी को अगर जनता के लिए समय नहीं है तो वह शायद अपने नैतिक जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है। तो आप ऐसे ही कि गुड गवर्नेंस क्या होगा, अच्छा शासन क्या होगा, व्हाट आर द मेजर पैरामीटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे स्लाइड में इस गोले के चारों तरफ हमने लिखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी हैं, अच्छे शासन के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रांसपेरेंसी, यानी अगर आपके पास आपके विकास के लिए 100 रुपये आ रहे हैं तो वह 100 रुपये कहाँ कहाँ खर्च हुए ये तय करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ द एक्सपेंडिचर्स फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन रूरल एंड द अर्बन एरियाज। तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में। डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, लोकतांत्रिकरण प्रक्रिया से ऐसा नहीं हो कि, यानी मान लीजिए किसी को कोई वो देना हो, लीज देना हो कि आपको यहाँ पर ये रोड बनाना है और इसका आपको हम ये लीज दे रहे हैं, कितने रुपए में लोगे आपको ये ठेका। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके लिए डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मान लो आईएएस अधिकारी का मिलने वाला कोई इंसान है और उसने इसको हमने प्रोवाइड करा दिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, यानी कानून की प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। कानून की प्रक्रिया के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि नैतिकता क्या है,
नैतिक मूल्य क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आप हमारे यहाँ पर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, स्वतंत्र प्रेस होना चाहिए, यानी पत्रकारिता को नहीं रोका जाना चाहिए। अब हालांकि हम देखेंगे कि अभी भारत का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो वैश्विक दुनिया में आया है, उसमें भारत की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। यानी ये कहा जा रहा है कि भारत में जो पत्रकारिता है ना, अब वो बायस हो गई है, किसी एक सरकार के लिए काम कर रही है, किसी एक तंत्र के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत की डेमोक्रेटाइजेशन या प्रोसेस ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन है, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाने का प्रयास हो रहा है। कंपनसेशन फॉर पावर, यानी कि शक्तियाँ इस प्रकार से हो कि जनता के हितों को कंपनसेट कर सके। रेस्पॉन्सिव ऑफ गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिवनेस, यानी समतावाद होना चाहिए और सभी को समायोजित करने की शक्ति होना चाहिए। क्रेडिबल ऑपोजिशन होना चाहिए, यानी कि अच्छा ऑपोजिशन भी होना चाहिए। मान लीजिए आप राहुल गांधी जी से अगर कल्पना करें कि आइए राहुल जी आप मोदी जी को बिट कीजिए, मोदी जी के नीतियों को आप क्रिटिसाइज कीजिए, तो राहुल गांधी जी के अंदर उतनी क्षमता है नहीं। कांग्रेस पार्टी में और का सही नेता है, क्योंकि मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच में द अंडरस्टैंडिंग लेवल और IQ लेवल दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये तो हम बात करेंगे। विरायल सिविल सोसाइटी, एक ऐसी सिविल सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पर जागरूक हो सिविल सोसाइटी। देखो सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट कैसे आया था, अगर हम रूसो से बात करें तो रूसो का भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट है। हम देखते हैं लोक का, तो लोक में भी सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट है। सिविल सोसाइटी ही तो डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, सिविल सोसाइटी ही तो डेमोक्रेसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सरकारों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और ये बताने का प्रयास करती है कि भाई हमारी बातें सुन लीजिए, हमारी इन बातों को ये काम करिए, वरना आपका क्या हाल होगा हम नहीं बता सकते। रेस्पेक्ट टू माइनॉरिटी राइट्स, गुड गवर्नेंस वह होता है जहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स की रेस्पेक्ट होती हो। मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर्स एंड ड्यूलेशन ऑफ पावर्स, तो ये सारे गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट हैं। अब जब गुड गवर्नेंस के इन सारे कंसेप्ट को देखने के बाद में अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन बड़ा वाजिब क्वेश्चन है कि सर आपने ठीक है सारी चीज़ें बता दी, तो लेकिन RTI का लेना देना कहाँ है इसमें? तो RTI क्या कर रही है? ट्रांसपेरेंसी से ही तो हैं। RTI से तो आप क्या कर सकते हो? आप यही तो कर सकते हैं कि आपके लिए मान लिए 1000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं आपके यहाँ रोड बनाने के लिए, और आपने देखा कि वो रोड बहुत ही ख़राब बनी हुई हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है बहुत ही कमज़ोर है। अब आपको ये पता है तो आप क्या करोगे कि ट्रांसपेरेंसी की मांग करोगे कि भाई पारदर्शिता हो। और पारदर्शिता कैसे आएगी? मान लीजिए वो तो नहीं पारदर्शिता कर रहे हैं, वो तो अकाउंटेबल भी नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर क्या करोगे? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI का प्रयोग करके सूचना मांग सकते हो, और सूचना मांगने के बाद आपके पास ये अधिकार होता है कि आपको वह लोग सूचित करें कि हाँ भैया हमारा ये पैसा था यहाँ पर खर्च हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो RTI का जो कंसेप्ट है ये पब्लिक डिलीवरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, लोक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है कि भैया अच्छा शासन जब मिलेगा जब लोगों को उनके अधिकार और लोगों को सरकार से सवाल जवाब करने का अधिकार हो। और ये ट्रांसपेरेंसी के तहत हम RTI को यहाँ पर देख सकते हैं। हम देखते हैं कि RTI के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है कि व्हाट मेक्स RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 स्पेशल इज इट्स पावर एंड प्रैक्टिकलिटी टू सीक एंड गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज। यानी कि अब आप क्या है इंफॉर्मेशन चाहते हो, आपके यहाँ रोड बनी है उसकी, तो आप अब पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनसे आप मांग सकते हो। अभी हम पूरे प्रक्रिया देखेंगे। RTI एक्ट 2005 यही कर रहा है। देखो 1992 के आसपास विश्व बैंक ने बोला था कि भैया किस प्रकार से चीज़ें प्रोवाइड होना चाहिए, और एक वुड्रो विल्सन एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन्होंने कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम उनको पढ़ते हैं कि सरकारों को खुली होना चाहिए न कि बंद, यानी ओपन होना चाहिए जहां वह अपनी चीज़ों को जनता के साथ कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए RTI एक्ट 2005 लाया गया, ताकि गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये बनाया गया, उनके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी थोपी गई, कानूनी रूप से उनको ये प्रोविजन दिया गया कि अगर आपसे सूचना मांगे तो आपका अधिकार है सूचना देने का। द लॉ आल्सो प्रमोटेड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक अथॉरिटीज।
इससे क्या होगा, मैंने अभी बताया था, ट्रांसपेरेंसी होगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी. Performance wise, other than the implementation's failure, RTI is effectively been used by activists even at the cost of their life. Various public interest litigations are filed in court to change the course of executive. The base of recent check on public advertisement was based on the findings of RTI. RTI is a strong tool to use the democratic space providing in India. Some problems still remain in implementations and provisions, but overall RTI is effectively used by many activists and can provide a check on excessive and unnecessary power of executive and other government bodies. There is a broad concept of the Right to Information Act, because the implementations of the Right to Information Act is totally related with the transparency and the accountability of the government. If any public authority deny to give informations to the any citizens, so he can apply against their public prostitution. So that is the performance wise implementations of the RTI is very basic need, and how the RTI will be make a good way for the peoples, for the rural peoples, the urban peoples, then all the citizens of the India. तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पब्लिक एडवर्टाइजमेंट में आरटीआई और पब्लिक लिटिगेशंस की जो अभी जो लगातार डल रही है, कहीं ना कहीं आरटीआई के उस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है. द आरटीआई स्ट्रॉन्ग टूल है, और इस डेट द स्ट्रॉन्ग टूल इज आल्सो मेक ए डेमोक्रेटिक स्पेस फ्रंट ऑफ द ऑल सिटीजन्स, बिकॉज द सिटीजन्स direct apply. They want to ask, if they want to ask information from the public authority, that is the legalized form, ये उनको देना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि आरटीआई का जो परफॉर्मेंस है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो दायरा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के जो कंसेप्ट है, वो इस प्रकार से विस्तृत है कि यहाँ पर उनको सूचना देने से कोई नहीं रोक सकता. यहाँ पर हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं आरटीआई का, कि कैसे आया है. आरटीआई एक्ट ने तो क्या किया है कि सूचना तंत्र को मजबूत किया है और अब लीगलाइज कर दिया है, कानूनी रूप से एक ऑब्लिगेशन दे दिया है, एक बाध्यता दे दी है पब्लिक अथॉरिटी को कि भैया आपको सूचना देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपके खिलाफ अपील हो सकती है, और आपको दोषी पाए गए तो आपके खिलाफ सरकारी तंत्र के यानी कानून के मुताबिक कार्यवाही भी हो सकती है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है आरटीआई का. आपको आरटीआई के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. द राइट टू इन्फॉर्मेशन गेन पावर व्हेन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1948, यानी 1948 के अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जब घोषणा की गई, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन के पावर को देखने को मिलता है. वहाँ पर यह बताया गया है कि providing everyone the right to seek, receive information idea to the media and the regardless of frontiers. यानी कि उस एक्ट के माध्यम से मिलता है कि प्रत्येक नागरिक राइट सीख कर सकता है, रिसीव कर सकता है, मीडिया के थ्रू भी कर सकता है, और कोई अन्य रास्ते उनसे भी, यानी नागरिक के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो सूचना प्राप्त कर सके, उन सूचनाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन में आधार बनाकर विकास और इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी का में किस प्रकार से उपयोग कर सके, उन तत्वों को भी यहाँ पर देखा गया. तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं. द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 states that everyone shall have the right to freedom of expression, freedom to seek the impart information and ideas of all kinds. हम देख सकते हैं कि कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 जब हुई इंटरनेशनल स्तर पर, तो उसके अंदर भी ये बात को रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एवरीवन शेल हैव टू राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, द फ्रीडम ऑफ सीक एंड इम्पोर्ट इंफॉर्मेशन एंड द आइडियाज ऑफ द ऑल ऑफ काइंड्स. So my dear friends, the basic theme of the RTI is in the roots of the history, because we find in the roots of the history. अब आप देखोगे कि एथेंस और स्पार्टा या प्राचीन समय में भी कहीं ना कहीं सूचना के तंत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं, कौटिल्य के सूचना तंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लिंक हमें ये मिलता है कि
इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में 1948 के बाद प्रबलता के साथ इन द वेरी स्ट्रांगली उभर कर सामने आया। अकॉर्डिंगली टू थॉमस जेफरसन एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी सूचना लोकतंत्र की करेंसी है, एंड क्रिटिकल टू इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, यानी एंड ये एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी के लिए, उसके इमरजेंस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल उसके लिए एक क्रिटिकल की भूमिका निभाती है कि भैया कैसे, अगर मान लीजिए कोई भी सिविल सोसाइटी, कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं आ रही है, तो अब मान लीजिए कि 2014 में मोदी जी चुनाव जीते थे, तो मोदी जी के चुनाव जीतने के पीछे में आरटीआई के माध्यम से मांगी गई बहुत सारी सूचनाएं थी मित्रों। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, बहुत सारे घोटाले उस समय पे हुए थे, तो उससे एक इन्वायरमेंट बना। तो याद रखना, ये कभी स्टेटमेंट यूजीसी नेट में भी पूछा जा सकता है कि इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, दैट स्टेटमेंट गिवन बाय थॉमस जेफरसन, याद रखना। However, with a view to the set out a practical regime for the citizens to secure information as a matter of right, the Indian Parliament enacted the Right to Information Act 2005। अब देख सकते हैं कि नागरिकों के साथ इस चीज़ को व्यवहारिक बनाने के लिए कि किस प्रकार से नागरिक इस सूचना तंत्र का लाभ उठा सके, नागरिकों के लिए इस सूचना तंत्र का कितना प्रयोग हो सके, उसके कारण हम देखते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को हम यहाँ पर देख सकते हैं। Genesis of RTI law started in 1986 through the judgment of Supreme Court in Mr. Kulwal versus Jaipur Municipal Corporation case। यानी 1986 में एक केस हुआ था मिस्टर कुलवाल वर्सेज जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस, इन विच द डायरेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली इम्प्लाई राइट टू इन्फॉर्मेशन, एज विदाउट इन्फॉर्मेशन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फुली यूज बाय द सिटीजन्स। यानी कि इस केस के अंदर याद रखना कि 1986 में एक केस हुआ मिस्टर कुलवाल वर्सेज जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस, और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भाई सूचना प्राप्त करने का अधिकार है वो 19 क्लोज 1 का हिस्सा है। आर्टिकल 19 में जो लिखा है राइट टू, उसके अंदर फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आपको सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो कहीं ना कहीं इसको एक फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि 19 फंडामेंटल राइट हैं और फंडामेंटल राइट्स को न सरकार कम कर सकती है, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स को आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त होता है। तो याद रखना कि इसको 1986 में आरटीआई जो जेनिस आरटीआई का जो प्रारंभ माना जाता है, बाद में देखा गया है कि इसको आर्टिकल 19 क्लोज 1 का भी हिस्सा बताया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरटीआई की जो जर्नी थी वह शुरू होती है 1948 से, और 1948 से 2005 तक ये आकर एक एक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हम देखते हैं कि 1986 में जो जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस हुआ था कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल, उसमें इसको 19(1) का क्लोज 1 का हिस्सा बनाया जाता है, जो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा ये सुप्रीम कोर्ट इसमें करता है। लेकिन इस हम देखते हैं कि आरटीआई जो एक्ट है 2005 का, उसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या थे उस एक्ट के। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर द सिटीजन्स, यानी सिटीजन, हाउ टू एम्पावर द सिटीजन्स, सिटीजन टैक्स इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटी के बीच में एक डर पैदा हो गया कि भाई अगर कोई भी करप्शन करेंगे या किसी भी प्रकार का कुछ करेंगे तो नागरिक सिटीजन्स आरटीआई के माध्यम से सूचना मांग लेंगे और हमारा भंडाफोड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नागरिकों को अब लगने लग गया कि भाई हमारे पास एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है, करो तुम कितना करोगे भ्रष्टाचार, हम उसको उजागर करेंगे, हम सूचना मांग लेंगे। जैसे कि मेरी पंचायत है और मेरी पंचायत के अंदर अगर मैं देखूँ तो हमारा जो सरपंच है उसने बहुत सारे घोटाले कर दिए, तो मैंने वहाँ पर आरटीआई से बहुत सारी सूचनाएं मांगी है जो अभी तक मुझे मिली नहीं है, लेकिन मेरा अभी टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है। तो जब टाइम पीरियड पूरा हो गया, अगर उस समय तक मुझे नहीं मिलती है तो मैं उसकी अपील कर दूंगा वापस। अभी हम इसको देखेंगे आगे अपील का प्रोसीजर क्या है। तो लेकिन यह है कि अब मैं इसलिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि अब सरपंच ने इस 2 साल में क्या काम किया,
2 ईयर्स में क्या काम किया उस पंचायत के लिए, तो आई वांट टू टेक द इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द आरटीआई। तो अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। सेकंड, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब भैया ये हो गया ना कि आपके पास 100 करोड़ रुपया है, अब आप मुझे बताओ क्या ट्रांसपेरेंसी है, कहाँ खर्चा किया, क्या जिम्मेदारी थी, कैसे काम किया, कितने लोग आए, क्या उसका तरीका रहा, कैसे आपने लीज अलॉट की, ऑल ऑफ डेट थिंग्स अंडर द आरटीआई यू कैन आस्क अंडर द आरटीआई। तो यहाँ पर देखेंगे कि इससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी मजबूती मिली। टू कंटेन करप्शन, करप्शन को कंटेन कर लिया। अब भ्रष्टाचारी वाले लोग डरने लग गए ना। हालांकि अभी भी देखेंगे कि अनैतिक लोग, अनमोरल लोग तो आज भी हैं, वो किसी की नहीं सुनते, वो भ्रष्टाचार को अपना फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करेंगे। तो हम उनका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यह है कि एक डर उनके बीच में पैदा हो गया, एक कंटेनिंग फॉर्म में उनके करप्शंस को उजागर होने का डर पैदा हो गया। टू इनहेंस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब इससे क्या हो गया कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया। अच्छा, अब जाते हैं, अब पहले सरपंच से कोई लड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसको लग सरपंच से कोई लड़ेगा तो सरपंच उसके साथ तो कोई पंचायत के फायदे नहीं देगा, कोई पॉलिसीज उसके तक नहीं पहुंचने देगा। आज सरपंच से सब भिड़ रहे हैं और सरपंच उनका काम भी कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने में आरटीआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आंदोलनों के माध्यम से या बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से इस आरटीआई की पृष्ठभूमि की नींव भले ही रख दी गई हो, लेकिन मित्रों अगर हम आरटीआई के कंसेप्ट को समझे, आरटीआई की भावनाओं को समझे, तो इज द आरटीआई इज कोरिलेट विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस आर द गुड गवर्नेंस एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। बिकॉज हाउ यू फाइंड द गुड गवर्नेंस if your people's not aware about their policies, if they are not aware about the funding of the panchayats, they are not about what are major development schemes in that particular panchayat, तो वो कैसे उसका हिस्सा बन पाएंगे? तो कहीं ना कहीं आरटीआई के आने के बाद आरटीआई ने उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, उन लोगों ने अपनी तरफ लाकर ये बताने का प्रयास किया है कि आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरटीआई ने उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उसको महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने का काम किया है। अब यह है कि क्यों हमने आरटीआई एडॉप्ट की। भाई ऐसा क्या बात हो गई, अगर किया तो 1947 से लेकर 2005 की तक, यानी कि आप कहोगे कम से कम अगर आप कहोगे तो 58 ईयर के लमसम हो गए, 57 ईयर के लमसम। क्या बात है कि 57 ईयर किसी भी डेमोक्रेसी में गुड गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस लाने में लग गए। और नहीं, अगर मान लीजिए कि गुड गवर्नेंस पहले भी था, तो फिर क्यों गुड गवर्नेंस के साथ इसको जोड़ सकते हैं? आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो, तो फिर क्या प्रोसीजर है? तो मित्रों देखा गया है कि 1989 के बाद में भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हुआ? कोएलिशन पीरियड प्रारंभ होता है, और इस कोएलिशन पीरियड के अंदर छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टीज हैं, दे बिकेम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और अब ये क्या है, बार्गेनिंग करने लग गए कि भैया मुझे ये मंत्रालय चाहिए, ये नहीं चाहिए। और इन परिस्थितियों के अंदर हमने देखा गया है कि एक हाई लेवल का करप्शन देखा गया इंडियन पॉलिटिक्स में। आपने देखा होगा बिहार में लालू यादव जी की स्थिति किस प्रकार से, कितने करोड़ का उन्होंने चारा घोटाला कर दिया, या आप और भी कई सारी चीज़ें देखोगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि करप्शन एंड स्कैम्स इतने ज़्यादा हो गए थे, तो लगा कि अब भाई आरटीआई के माध्यम से ही, आरटीआई एक्ट के माध्यम से ही ऐसा कुछ व्यवस्था की जाए जिसके माध्यम से इनके अंदर एक डर पैदा हो। और ये डर पैदा कैसे होगा? तो इस कारण से ये कहा गया कि भाई डर पैदा होगा अगर उनके अंदर एक ऑब्लिगेशंस लगा दिया जाएगा, एक लीगल ऑब्लिगेशंस लगा दिया जाएगा। तो एक सबसे बड़ा काम ये माना जाता है कि भाई करप्शन एंड स्कैम्स हुए थे। दूसरा, एक इंटरनेशनल प्रेशर और एक्टिविज्म बढ़ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जा रहा था कि भैया नहीं, लोगों को बहुत, सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए, सिटीजन्स की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस को इंडिकेट किया जाए। तो हाउ यू इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिटीजन्स? If they are not a part of government, they are not a system, so how they correlate with development and inclusiveness? That is the problem.
But during 1947, India was a child democracy, but in 1990s, the India make a throughout of the adult democracy. So how the adult democracy, the less than of the participations of the citizens, the misbehave of the officers, the administrative officers. So how the balance make a contempt, make a conditions as well as very well, that is the problem. सो देखा गया कि फिर भाई करप्शन स्कैंडल और इंटरनेशनल प्रेशर्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किया गया कि भैया इंटरनेशनल आरटीआई लाया जाए, लोगों को और मजबूत बनाया जाए। मॉडर्नाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, अब भाई ऐसा है कि समाज बदल रहा था, सोसाइटी बदल रही थी, सोसाइटी के तौर तरीके बदल रहे थे, नियम कानून बदल रहे थे। तो ऐसे में मॉडर्नाइजेशन और इंफॉर्मेशन के आधार पर सोसाइटी की स्थापना करने के लिए भी ऐसे आयामों पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी थी कि हाँ इसको किस प्रकार से बेहतर तरीके से आप इसको और आधारशिला दे सके और बेहतर काम इसको करवा सके। तो ये देखेंगे कि भाई मॉडर्नाइजेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए, इंटरनेशनल प्रेशर के लिए और करप्शन और स्कैंडल्स के लिए इंफॉर्मेशन एक्ट को लाने का प्रयास किया गया। इसके फीचर्स क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। आरटीआई का है कि ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। उस समय की बात कर रहे हैं, हालांकि अभी जम्मू कश्मीर को भी इसमें शायद शामिल करने का प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक ये नहीं आया है जम्मू कश्मीर में। तो यह पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे के सारे इंडिया में ये लागू होगा। इंफॉर्मेशन का मतलब होगा मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, मेम्स, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर ऑर्डर्स, लॉगबुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मोबाइल मॉडल डाटा, मटेरियल हेल्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द प्रोवाइडिंग बॉडी कैन बी एक्सेस्ड। यानी कि भाई इंफॉर्मेशन का मतलब आप ऐसा नहीं है कि भाई सूचना आप लिख कर दे दीजिए कि ये नहीं, आपको पूरा रिकॉर्ड देना होगा और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी। तीसरा है राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर द एक्ट विच इज हेल्ड बाय द अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूडिंग द राइट टू, भाई किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के तहत इंस्पेक्शंस ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रेल्स और सर्टिफिकेट कॉपी एंड डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, फ्लॉपिंग्स, टैप्स, वीडियो कास्ट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ द प्रिंट आउट्स वेयर द सच इंफॉर्मेशन स्टोर द कंप्यूटर। यानी कि अब ये हुआ है कि इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजंस किया गया है, ये स्पष्ट किया गया क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ों के अंदर भी इसको शामिल किया गया सेक्शन 2 के अंदर। इम्पोर्टेंस क्या है इसका आरटीआई एक्ट का, देखो ये सारे के सारे आपके टू द पॉइंट लिखा गया है, टू द पॉइंट। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सारी की सारी चीज़ें इसमें देख सकते हो। द आरटीआई एक्ट 2005 डिड नॉट क्रिएट ए न्यू ब्यूरोक्रेसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। Instead, it's tasking the mandate official in every office to change their attitude and duty from one of the secrecy to one of sharing and openness। यानी कि भाई इसके लिए कोई अलग से ब्यूरोक्रेसी तो तय नहीं कर दी गई, लेकिन ये तय किया गया है कि जो पहले जिस प्रकार की सिक्रेसी रखी जाती थी अब उसको आप शेयर करो, ओपन करो, और एक मैंडेटरी टास्क दे दिया गया जहां प्रत्येक ऑफिस के अंदर कि भाई अपने एटीट्यूड को चेंज करो, पीपल सेंट्रिक अपने एटीट्यूड को बनाओ। साथ ही ये भी रखा गया है कि इट्स केयरफुली एंड डेलिबरेटली empowered the information commission to be the highest authority in the country with the mandate of the order of office of country provide information as the per providing provisions of the act and they empower the commissions to find any official who did not follow the mandates। यानी इलेक्शन कमिश्नर को ये तय करने का अधिकार दिया गया है कि जो इसको फॉलो नहीं करता उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, एक्शन ले। और ये रखा गया कि भाई किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर सूचना को जब देखा गया 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका हिस्सा होना चाहिए, तो फिर ये बता गया कि अब जब ये लाया गया तो पूरे प्रोविजंस के साथ नियम कानून और ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस भी तय कर दिए गए। अब एक बार मैं एक राज्यसभा की टीवी चैनल पर गया था, राज्यसभा पर, और वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप आरटीआई की बात करते हो, आरटीआई के बारे में आज भी भारत के रूरल एरिया के लोग नहीं जानते हैं, आज भी गरीब लोग उनको तो पता ही नहीं है आरटीआई क्या होती है, तो आप कैसे आरटीआई को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो बोले कि इट इज़ द फेलियर ऑफ द मशीनरी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस
और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको वैसे मजबूत करें। राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सीन एज द की ऑफ स्ट्रॉन्गनेस पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, यानी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के एक स्ट्रॉन्गनेस आइडिया के रूप में इसको देखा गया। अब लोग एक भाग लेने लग गए थे, लोगों को अब डर नहीं लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि भैया अब जो गवर्नेंस का जो कंसेप्ट आया है, एक पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस आया है, अब उससे बेहतर तरीके से लोग उस व्यवस्था के साथ घालमेल कर पा रहे थे, घुल मिल पा रहे थे और काम कर पा रहे थे। Access to information can empower the poor and the weaker section of the society demand and get information about the public policy and the actions। अब प्राचीन जो अब देखेंगे कि जो गरीब लोग थे उनको भी एक सोशल जस्टिस प्रोवाइड हुआ। अब वो डर नहीं रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि गांव में किसी को बीपीएल का आवास नहीं मिला है तो वो आरटीआई लगा के पूछना चाह रहा है कि क्या क्राइटेरिया था और जिनको मिला था क्या वो उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि उनको मिल गया, पक्के मकानों वालों को मकान मिल रहा है जबकि गरीब को नहीं मिल रहा है। तो ये सारे क्राइटेरिया आज इसके अंदर तय कर दिए गए और इन्होंने ही तो आरटीआई को मजबूत बनाया। अब देखिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स और जो 2G स्पेक्ट्रम और क्रॉल ब्लॉक्स थे उन सारे को एक्सपोज किसने किया, आरटीआई के तहत हुआ। अब देखिए कि इसका कितना फायदा बाद में, अब देखिए कि भाई आरटीआई लाने में तो कांग्रेस की सरकार का रोल था, बाद में देखिए कि उन्हीं के खिलाफ ये एक बड़ा यंत्र के रूप में साबित हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन ओपन अप गवर्नमेंट रिकॉर्ड टू पब्लिक स्क्रूटनी thereby arming citizens with a visual tool of inform them about what the government does and how effectively, thus making the government more accountable। यानी ये देखा गया है कि भाई अब पब्लिक जो स्क्रूटनी होने लग गई, अब लोग ये देखने लग गए, सरकार की परीक्षा लेने लग गए, सरकार के लिए मानक तय करने लग गए, सरकार ने काम अच्छा किया है नहीं किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। आरटीआई के माध्यम से ये आरटीआई का इम्पोर्टेंस है और आरटीआई ने यही किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग बाय पब्लिक अथॉरिटी रिमूव अननेसेसरी सिक्रेसी, यानी अब ये हुआ कि डिसीजन मेकिंग में जो अननेसेसरी सिक्रेसी रखते थे वो सिक्रेसी भी अब खत्म हो रही है। अननेसेसरी लगा दिया करने, ये नहीं देख पाएंगे, ये नहीं देख पाते, तो वो सारी सिक्रेसी को भी यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें हैं जिसका आप आरटीआई नहीं मान सकते हैं। कोई भी मामला देश की सुरक्षा से हो, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी से संबंधित हो, या कोई भी देश हित में या देश के खुफिया तंत्र से संबंधित सूचना आप आरटीआई के तहत नहीं मांग सकते। क्या क्या चैलेंजेज हैं? अब ये हैं कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। कई बार बहुत सारी सूचनाएं मांग ली जाती है कि भैया पीएम की सुरक्षा में कितना पैसा खर्च हो रहा है, पीएम की सुरक्षा में कौन कौन से हथियारों का प्रयोग करके वहाँ पर जो अधिकारी लगे रहते हैं कौन कौन से हथियारों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, पीएम की सुरक्षा में किस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे इसके ऊपर एक बैरियर सा लग जाता है क्योंकि भाई मिसयूज इसका बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो ये देखा गया है कि पब्लिक जो है उस कई बार इसका मिसयूज करने लग गए, तो कहीं ना कहीं इसकी जो व्यवहारिकता थी उस व्यवहारिकता पर एक सवाल या निशान खड़ा हो गया। हम देखते हैं कि कई बार डेस्परेट एंड वैल्यूनेस इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लिया। अच्छा बताइए कि अमित शाह जी की सुरक्षा में क्या हैं, भारत के अंदर कौन कौन से तंत्र, कौन कौन सी बंदूकें सेना के जवान तय कर रहे हैं। ऐसी सूचनाएं क्या ये सूचना है? यानी पब्लिक डिलेमा से हटकर एक नई प्रकार की सूचना तंत्र को इसको एक एज ए एंटरटेनिंग बिहेवियर इसको यूज करने लग गए लोग। अच्छा, आरटीआई के माध्यम से लोग पब्लिसिटी भी अटेंड करने लग जाते हैं, कई बार नेता डाल देते हैं पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए। अच्छा, मोदी जी की डिग्री के लिए जो आरटीआई डाली गई थी, इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ पब्लिसिटी स्टंट। अब उनको लगा कि भैया अरे मोदी जी के बारे में मांगेंगे एकदम पूरा मीडिया में छा जाएंगे। अरे भैया ठीक है, छा भी जाओगे आप, लेकिन आपको क्या, आपकी व्यवहारिकता ये कहती है कि मोदी जी की डिग्री के बारे में जानकर आप क्या करोगे? प्रधानमंत्री हैं, देश शासन चला रहा है, अच्छा चला रहा है, तो आपको इससे उनकी डिग्री से क्या मिल जाएगा? लेकिन आप पब्लिसिटी स्टंट पाना चाहते हो। आरटीआई फील्ड एज विंडिकेटिव टूल टू हैरेस एंड प्रेशराइज द पब्लिक अथॉरिटी, यानी पब्लिक अथॉरिटी को प्रेशराइज करने के रूप में आ गया है। अब पब्लिक अथॉरिटी कोई भी काम करने से पहले डरने लग गई, एक तरीके से उनका विंडिकेट हो रहा है, उनको एक तरह से डर पैदा कर दिया, उनको हैरेस उनको फील होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर यह भी देखी गई है।
Because of the illiteracy and the unawareness among the majority of the population in the country, the RTI cannot be exercised. एक चैलेंज ये भी है कि भारत में बहुत सारे लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, और उनके पास आरटीआई की प्रक्रिया में उलझना और आरटीआई तक जाने का समय ही नहीं होता है। इस कारण से वह इसको बेमतलब की चीज़ें मानते हैं और उनको लगता है कि भैया इसका कुछ फ़ायदा मुझे नहीं होने वाला और इसका कुछ फ़ायदा मुझे मिलने वाला भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज ये भी है कि मैंने कहा ना कि ग्रामीण स्तर के बहुत सारे लोग नहीं जानते आज भी आरटीआई के बारे में, आज भी आरटीआई की व्यवस्थाओं के बारे में नहीं जानते हैं। थ्रू आरटीआई's एम इज़ नॉट टू क्रिएट ए ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म। अब ये भी है कि भैया इसका स्थापना तो कर दी गई लेकिन एक ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। द नोटिस फ्रॉम इंफॉर्मेशन कमीशन ऑब्टेन डिस्प्यूट द पब्लिक अथॉरिटीज एंड रिड्रेस गवर्नेंस। पब्लिक अथॉरिटी को भी ये एक मौका दिया गया कि वो कैसे रिड्रेस करे, कैसे उसको जो पब्लिक रिड्रेस उसके ग्रीवेंस को करे और कैसे एक नए रास्ते की तरफ उसको जाए। तो कई सारे चैलेंजेस आप देख सकते हो, लिटरेसी हैं, मिसयूज ऑफ द आरटीआई हैं, अनअवेयरनेस हैं, मैनी ऑफ अदर थिंग्स जो आप इसमें लिख सकते हो। अभी क्या हुआ कि 2019 में आरटीआई में एक संशोधन किया गया आरटीआई एक्ट के अंदर, और ये कहा गया है कि सरकार अब आरटीआई एक्ट को कमज़ोर बना रही है। सरकार इसलिए आरटीआई एक्ट को कमज़ोर बना रही है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उसके बारे में सूचनाएं आए, ऐसा आरोप लगाया गया। द बिल सीक टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डिसाइडिंग सैलरी एंड अदर टर्म्स ऑफ द सर्विस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन। 2005 का जो आरटीआई एक्ट है उसके अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी सैलरी संसद से तय होती थी, न कि सरकार करती थी। लेकिन अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट 2019 में लाए गए। तो हम देखते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि 2005 में क्या क्या हुआ। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमीशन विल हैव ए टेन्योर ऑफ 5 ईयर। यानी पहले क्या होता था कि उनके पास 5 साल का टेन्योर था। अब क्या है, सेंटर विल नोटिफाई द टेन्योर ऑल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट सेंट्रल लेवल। पहले उनकी नियुक्ति के साथ उनको 5 साल का कार्यकाल मिल रहा था, लेकिन अब सरकार नोटिफाई करेगी कि उनको कितने कार्यकाल में ऑफर रहना है। तो एक चेंजेज ही आ गया, यानी अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन। अब अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन पड़ेगी तो भैया सरकार की चाटुकारिता के अलावा उनके पास क्या होगा। दूसरा, क्वांटम ऑफ सैलरी को लेकर एक वो देखा गया। पहले क्या होता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है पे इक्विटली टू द सेंट्रल इलेक्शन कमीशंस, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट CIC टू इलेक्शन कमिश्नर्स एंड स्टेट चीफ सेक्रेटरी, यानी इनकी जो पेमेंट का जो लेवल था वह इक्वल होता था। अब क्या है, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ दोज ऑफिसर्स हु विल बी डिटर्मिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय हुआ। तो ये भी देखा गया कि अब सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। तीसरा, डिडक्शन इन सैलरी इफ सच ऑफिसर आर रिसीविंग पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट देयर सैलरीज विल बी रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू द पेंशन। और ये सारे प्रोविजंस यहाँ पर रिमूव कर दिए गए। तो एक बड़ा विवाद देखा गया कि सरकार आरटीआई ऑफिसर्स के जो टर्म एंड कंडीशंस, उनकी क्वांटम ऑफ सैलरी, डिडक्शंस इन सैलरीज, इन सारे प्रोविजंस से उनको कमज़ोर करना चाहती है और अपने पिंजरे का तोता बनाना चाहती है कि भाई जैसे हम कहेंगे वैसे काम करो, हमारे अगेंस्ट जाओगे तो हम आपको बता देंगे या आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो ये भी याद रखना है कि 2019 के संशोधनों के बाद में किस प्रकार से आरटीआई एक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया और ये कहा गया है कि जो अमेंडमेंट बिल आया है इस बिल ने किस प्रकार से आरटीआई की जो शक्तियाँ थी उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया। यहाँ पर आप साइलेंट फीचर्स देखिए, थोड़ा सा मैं फैक्चुअल जानकारियाँ भी देने में विश्वास रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ यूजीसी नेट के लिए भी आप लोगों का ये तैयार हो जाए और साथ में आपका एग्जाम के लिए तो हो ही रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन रिप्लेक्स टू फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के फ्रीडम जो इंफॉर्मेशन एक्ट था उसको रिप्लेस किया था। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ सेपरेट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। आरटीआई रिलैक्स रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड बाय ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923।
यानी 1923 की जो सीक्रेट एड था उसको अब आरटीआई रिप्लेस कर दिया। अब आपको ऐसा नहीं सीक्रेट नहीं रख सकते। 3 लेवल के ऑफिसर्स की बात की गई, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यानी पहला तो आपका जो होता है जहां आप मांगते हो, दूसरा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होती है और सबसे ऊपर होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। टाइम पीरियड फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी पहले मान लीजिए आपका मन किया आपको आरटीआई डालना है, तो आपको आरटीआई डालना है पंचायत में, तो पंचायत सेक्रेटरी सचिव के पास हो जाएगी। सचिव को कहा जाएगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एक्सपेंडियसली और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव द, अब आपने आज फिल किया तो उसके 30 दिन के भीतर वो सूचना देना उनके लिए अनिवार्य है। मैक्सिमम टाइम गेट ऑफ द फर्स्ट अपील, 30 डेज इंटू लिमिट ऑफ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्सपायर, यानी 30 दिन से ज़्यादा हो जाए वो एक्सपायर हो गए, आप उसको सेकेंड लेवल के अधिकारी के ऊपर अपील कर सकते हो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठता है। टाइम पीरियड फॉर अपील विद इन द 30 to 45 डेज, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 30 से 45 दिन के बीच में इंतजार करना पड़ेगा। वहाँ 30 दिन में मिलेगी, नहीं मिलेगी अपील कीजिए, 30 से 45 दिन आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। 30 से 45 दिन के बीच में अपीलेट अथॉरिटी आपको इन्फॉर्मेशन देगी। आगे देखिए कि मिनिमम मैक्सिमम टाइम गेट फॉर सेकंड अपील 90 डेज सिंस लिमिट ऑफ सप्लाईज ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सपायर्ड, यानी 90 दिन का अधिकतम समय इनके पास होता है कि ये इसको सही करें। आरटीआई एक्ट आल्सो आस्क फॉर कंप्यूटराइजेशन एंड प्रोएक्टिवली पब्लिश इंफॉर्मेशन। अब भाई जैसा कि हमने देखा था क्लोज के अंदर कि उनको सारी सूचनाएं लेने का अधिकार है। बॉडीज एप्लीकेबल अंडर आरटीआई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एट सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी, आप सरकारी तंत्रों से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकते हो। बॉडीज एनजीओ भी मांग सकते हो। पब्लिक अथॉरिटी के अंदर यानी जो सरकार के पैसों से चल रहे हैं, सरकार वहाँ फंड दे रही है, वह सब पब्लिक अथॉरिटी का हिस्सा बन जाते हैं। हमने देखा कि आर्टिकल 12 में ये स्पष्ट किया गया है स्टेट्स के बारे में डेफिनेशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन अप टू 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी एक फर्स्ट चीफ रहेगा और 10 अन्य भी यहाँ पर रख सकते हैं। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enter upon his office and shall not be eligible for the reappointed, यानी reappointed का कोई प्रोसीजर यहाँ पर नहीं है। और ये भी रखें कि आरटीआई एक्ट के अंदर 31 सेक्शंस और 6 चैप्टर हैं, तो ये भी आप याद रखना, ये यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है कि कितने तो 31 सेक्शंस हैं और 6 चैप्टर यहाँ हैं। हालांकि अभी इसमें 2019 में परिवर्तित कर दिया गया है और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें आ गई हैं। पर आपको समझ में आया होगा कि आरटीआई क्या होता है, आरटीआई का प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट अपील क्या है, फर्स्ट के बाद सेकंड अपील कितने दिन में कर सकते हैं और थर्ड अपील का क्या प्रोसीजर है। मित्रों आरटीआई पर एक क्वेश्चन आप लोगों का बन रहा है और वह जो आपका थ्योरेटिकल आएगा तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देना है। इंट्रो के अंदर आपको बता देना है आरटीआई क्या होती है, क्या है। मेन पार्ट में आप आ जाइए, मेन पार्ट में उसके प्रोविजंस बताइए, चैलेंजेस बताइए और उसके बाद हाल ही के संशोधन बता दीजिए। इसके साथ आपका पूरा का पूरा आरटीआई का जो कॉन्सेप्ट है समाप्त हो जाएगा। ये आपका एमजी अध्ययन पॉइंट है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ड्यू के भी जिन बच्चों को अभी एग्ज़ाम देना है आरटीआई का उनका एक पार्ट है, तो आप इसको देख सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नए वीडियो के साथ आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।